यस, अब हमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करने हैं डबल कॉलम कैश बुक के। काहे के स्टार्ट करना है? डबल कॉलम कैश बुक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम इसके पहले रूल्स जान लेते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। ओके, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि डबल कॉलम कैश बुक के हेडिंग्स क्या लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर पहला रूल, कौन सा रूल हमारा? पहला रूल। क्या है पहला रूल? बोले सर पहले तो ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी संस्था होगी उसका नाम आ जाएगा। अभी मैंने मान लिया कि मैं G9 एजुकेशन ग्रुप की बुक्स में डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? G9 एजुकेशन ग्रुप। वो गुप्ता ब्रदर्स बोलेगा तो मैं यहाँ गुप्ता ब्रदर्स लिख दूँगा। वो सतीश एंड सन्स बोलेगा, मैं सतीश एंड सन्स लिख दूँगा। जो नाम बोलेगा वो लिखूँगा। क्लियर है? ओके, फिर इसके जस्ट नीचे लिखते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। ये वाला जो साइड होता है ये डेबिट साइड होता है। आप देख रहे हैं ना, ये इतना साइड, ये जो साइड होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डेबिट साइड होता है। ठीक, अब इस डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं हम? कॉलम के नाम। कॉलम के नाम बोले सर कॉलम के नाम में यहाँ डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, VN मतलब वाउचर नंबर, LF मतलब लेज़र फॉल्यू, लेज़र का पेज नंबर, लेज़र फॉल्यू, लेज़र का पेज नंबर। ये कैश का कॉलम होता है और ये बैंक का कॉलम होता है। तो ये हमारा डेबिट साइड का फॉर्मेट हो गया। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड। ये जो इतना आप देख पा रहे हैं, ये इतना, ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं ये आपका क्रेडिट साइड होता है। कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड। कॉलम के नाम यहाँ भी ऐसे के ऐसे ही होंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, लेज़र फॉल्यू, लेज़र का पेज नंबर, कैश और बैंक। यहाँ डेट लिखी जाती है 2018, 2016, 2017, जो ईयर देगा वो ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और डे लिखेंगे। तो ईयर, मंथ और डे ये लिखना है। इस साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो हम पहले टू लिखेंगे, और इस साइड में कोई ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो यहाँ पहले हम बाय लिखेंगे। तो इस साइड में टू और इस साइड में बाय, डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाय लिखेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा। अब इसमें लिखा क्या क्या जाएगा हम उस पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? डबल कॉलम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं। कौन से? कैश ट्रांजैक्शन। जैसे सिंपल कैश बुक में लिखते थे वैसे ही डबल कॉलम कैश बुक में केवल नगद रोकड़ व्यवहार ही लिखे जाते हैं। जो कैश में ट्रांजैक्शन है वही लिखेंगे, जो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है उसे यहाँ हमें नहीं लिखना है। ठीक, ये हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल पर आते हैं हम। थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल हमारा ये है कि इफ अ पर्सन नेम इज गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स देन it is considered as a credit and the credit transaction are not written off in the cash book। यदि माल को खरीदते समय या माल को बेचते समय किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी का नाम दिया हो, तो उसे उधार माना जाता है और उधार लेन देन को रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता है।
उधार लेन देन को रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता है, तो इसे नहीं लिखेंगे भाई हम। बोले सर एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए सर, कैसे लिख कर आएगा ताकि हम पहचान जाएं। रूल तो ठीक है बट कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो चलो भाई एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले हमने लिखा सोल्ड गुड्स टू राम। देखो यहाँ पर माल को हम सेल कर रहे हैं और पर्सन का नाम दिया है। बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन, यहाँ पर परचेस कर रहे हैं और सोहन का नाम दिया हुआ है ना। तो फिर ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, उधार हो गया। बोले सर हिंदी में बताऊँ, चलो हिंदी में भी देख लो। हिंदी में उसने दिया हुआ है कि राम को माल बेचा, सोहन से माल खरीदा, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में उसे उधार मानेंगे और उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल कंप्लीट हुआ? बोले सर ये थर्ड रूल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ रूल की बात करें हम, तो उसने लिखा हुआ है, क्या लिख कर दिया हुआ है देखें हम। फोर्थ रूल में उसने लिख कर दिया हुआ है कि ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस। अच्छा हम इसको डबल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमाउंट का एक कॉलम तो कैश में है और एक कॉलम क्या है, बैंक है। तो अमाउंट अब कितने कॉलम में आएगी, 2 कॉलम में आएगी। कितने कॉलम में आएगी, 2। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक बोल रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ रूल हमारा ये है कि ओपनिंग कैश बैलेंस हो या ओपनिंग बैंक बैलेंस हो, ओपनिंग कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस हो, इन्हें डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। ओपनिंग कैश का बैलेंस हो या ओपनिंग बैंक का बैलेंस हो, डेबिट साइड में, कौन से साइड में, डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए यह लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिख देंगे, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, जो भी दी होगी वो डेट लिख देंगे। और फिर यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में, बैंक का अमाउंट बैंक के कॉलम में। कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में, बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में, लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ रूल की बात करेंगे हम। फिफ्थ रूल की बात करेंगे हम। फिफ्थ रूल क्या है, ओके देखते हैं फिफ्थ रूल हमारा क्या है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई कैश का तो डेबिट ही बैलेंस होता है, कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। बट ये जो बैंक है ना, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अभी हमने पिछला रूल क्या देखा था कि यदि ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हो या ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हो, बैंक बैलेंस दिया हो, तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं। ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हो तो फिर उसे हम डेबिट में लिखते हैं। अब अगला रूल क्या है, यदि ओपनिंग बैंक बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट दिया हो, क्या दिया हो, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। यदि ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो फिर इसे क्रेडिट साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। और लिखना किस नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और बैंक के कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि ये जो ओवरड्राफ्ट है ये किसका है, बैंक का है। जब बैंक का है तो फिर बैंक के कॉलम में लिखना है। बस ओवरड्राफ्ट यदि दिया है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। क्लियर है। नेक्स्ट अगला रूल, 6 रूल। क्या है भाई हमारा 6 वाला रूल, बिल्कुल सर जानते हैं। यदि कैश आएगा तो डेबिट में लिखना है, यदि कैश आता है बिजनेस में तो कहाँ लिखना है, डेबिट में, और कैश जाता है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। रूल हमारा सिंपल कैश बुक का ही है कि पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ रूल। सेवन्थ रूल क्या है हमारा? सेवन्थ रूल जो है वो कुछ चेक्स से रिलेटेड रूल्स हैं। सेवन्थ और इसके बाद के जो रूल्स हैं वो कुछ चेक्स से रिलेटेड रूल्स हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब डबल कॉलम कैश बुक बैंक है तो चेक की बात तो आएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति से चेक रिसीव होता है, यदि किसी पर्सन से चेक रिसीव होता है तो उसे कैश बुक में ना लिखते हुए जनरल प्रॉपर में चेक इन हैंड के नाम से लिखा जाता है। इसे कैश बुक में नहीं लिखना है। हमें किसी पर्सन से यदि चेक रिसीव हो रहा है, हमें किसी पर्सन से क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, उसकी एंट्री एक जनरल प्रॉपर अलग से बुक होती है, उसमें करेंगे। कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, किसी पर्सन से यदि हमें चेक मिला तो फिर मैं उसे कैश बुक में नहीं लिखूंगा। किसी भी पर्सन से मुझे चेक रिसीव हो रहा है तो फिर मैं उसे कैश बुक में नहीं लिखूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एट्थ रूल। एट्थ रूल क्या है भाई? हाँ, सोच रहे होंगे क्या है। बिल्कुल, ये लो। यदि किसी व्यक्ति से चेक रिसीव होता है और उस चेक को उसी दिन बैंक में क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो इसे बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसलिए इसे डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं। अच्छा, ऊपर वाला रूल हमने ये देखा था कि चेक रिसीव हुआ है बट बैंक में जमा नहीं किया है। अब एट्थ रूल ये है कि चेक रिसीव हुआ और हमने तुरंत उसी दिन बैंक में क्या कर दिया, जमा। चेक आया और जैसे ही आया हमारी दुकान में, हमने उसे उठाकर कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। हमने उसे उठाकर कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। अब जब मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि चेक क्लियर हो जाएगा और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेरे अकाउंट, बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट में लिखना है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट में लिखना है, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखना है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कहाँ लिखना है, डेबिट में। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कहाँ लिखना है, डेबिट में। बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। ठीक है, ओके। अब कैसे लिखेंगे हम? पर्सन से चेक मिला, पर्सन से क्या मिला, चेक मिला, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। ये लिखा हमने डेबिट में। मान लीजिए राजू से मिला तो हम यहाँ लिख देंगे टू राजू। संजू से मिला तो टू संजू। संगीता से मिला तो टू संगीता। और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, बैंक के। अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, बैंक के। ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा एट्थ रूल कंप्लीट हुआ कि किसी व्यक्ति से हमें चेक मिलेगा और सेम डे उसको यदि मैंने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो डेबिट में बैंक कॉलम में लिखना है, क्योंकि उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेबिट में लिखना। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल क्या है हमारा, ये भी चेक से रिलेटेड है क्या? अरे हाँ, बता रहा हूँ, जिससे रिलेटेड होगा दिखेगा भी। 2 मिनट शांति तो रखा करो। चलो भाई, यदि हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, यदि हम किसी को पेमेंट चेक से करते हैं, अर्थात हम किसी को चेक दे रहे हैं, हम दे रहे हैं चेक, अभी तक चेक हमें मिल रहा था, अब हम दूसरों को दे रहे हैं, तो चेक का पेमेंट हमारी बैंक से होगा और पेमेंट होने पर हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसे क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाता है। हाँ सही है। हम यदि दुकान से किसी को चेक काट के दे रहे हैं, ले भाई ये तेरा पेमेंट, तो वो पेमेंट लेने कहाँ पहुँचेगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ।
वो चेक का पेमेंट लेने हमारे पास ही आएगा क्या? अब तो किसी बात करते हो, चेक का पेमेंट हमारी दुकान से थोड़े ना होता है। चेक का पेमेंट तो कहाँ से होगा? बैंक में। तो वो चेक लेकर कहाँ पहुँचेगा? बैंक में, और बैंक वाली मैडम को देगा, बोले कटारे सर ने चेक दिया था, ये लो क्लियर कर दो। तो वो बैंक वाली मैडम क्या करेगी? मेरे खाते में से पैसा काट कर उस व्यक्ति को दे देगी। तो बताओ मेरे अकाउंट का बैलेंस, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो जब हम किसी को चेक देंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? कम। और कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। बाय, जैसे सुरेश को दिया हमने तो बाय सुरेश, मोहन को दिया तो बाय मोहन, सोहन को दिया तो बाय सोहन। और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है आपको? बैंक के कॉलम में। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 10, जैसे सैलरी दी किसी को तो बाय सैलरी लिख देंगे हम, है ना? ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 10, क्या रूल है भाई? 10 नंबर रूल क्या है देखते हैं। 10 नंबर रूल हमारा ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका इफ़ेक्ट कैश पर भी पड़ेगा और बैंक पे भी पड़ेगा। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका इफ़ेक्ट, ट्रांजैक्शन एक ही होगा, ट्रांजैक्शन कितना होगा? एक, बट उस ट्रांजैक्शन के कारण इम्पैक्ट कैश बैलेंस पे भी पड़ेगा और बैंक बैलेंस पे भी पड़ेगा, बट अपोजिट पड़ेगा। कैसा इफेक्ट पड़ेगा? अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। अपोजिट मतलब सर, कैश बढ़ेगा, कैश इंक्रीज होगा तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? कैश इंक्रीज होगा तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, या कैश डिक्रीज होगा या कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट कैश और बैंक दोनों पर होता है। कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, या कैश बैलेंस डिक्रीज होता है तो बैंक बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि इस तरह से है। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दुकान से कैश उठाकर मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। दुकान से कैश उठाकर मैंने बैंक में क्या किया? डिपॉजिट किया। तो बताओ दुकान में कैश क्या हुआ? बोले सर दुकान से कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, बैंक में जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दुकान से पैसे उठाए और बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कैश क्या हो रहा है? कम। और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना? तो एक तो ये हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपए निकाले। कहाँ से रुपए निकाले? बैंक से रुपए निकाले और दुकान में ले आए। तो देखो बैंक से रुपए निकाले तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया ना? बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। और दुकान में रख दिए तो दुकान में कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक ट्रांजैक्शन है, इफेक्ट दो पड़ रहे हैं, कैश पे भी इफेक्ट हो रहा है, बैंक पे भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट। कैश बढ़ रहा है तो बैंक कम हो रहा है, अपोजिट हुआ ना? कॉन्ट्रा का मतलब ही अपोजिट होता है ना? ओके, इनको दोनों साइड में लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है उसको समझते हैं। हमने एक ट्रांजैक्शन मान लिया कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 2000 रुपीज़। कैश दुकान से उठा रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो कैश कम होगा, इधर लिखेंगे। कैश कम होगा, इधर लिखेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे।
क्योंकि बैलेंस इंक्रीज होता है तो इस साइड लिखते हैं और डिक्रीज होता है तो इस साइड लिखेंगे। तो हमारा कैश क्या हो रहा है, कम, इधर आ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इधर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे जनवरी 5 है तो कैसे लिखोगे आप, इस साइड में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो इधर इसको कैश के नाम से लिखना है। सब अपोजिट चलता है। बढ़ क्या रहा है, बैंक बैलेंस, तो नाम क्या लिखेंगे, कैश। और आपका कैश बैलेंस कम हो रहा है, कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम। तो फिर कैश बैलेंस कम हो रहा है तो फिर इसको किस नाम से लिखेंगे हम, बैंक के नाम से। कैश बैलेंस कम हो रहा है ना, तो किस नाम से लिखेंगे, बैंक के नाम से लिखेंगे। सब उल्टा, कॉन्ट्रा। ये कम हो रहा है तो नाम क्या लिखना है, बैंक। ये बढ़ रहा है तो नाम क्या लिखना है, कैश। ठीक है। अमाउंट कैश के कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनके लिए फिर अपन क्या करते हैं, ये जो LF का कॉलम होता है यहाँ C लिख देते हैं। C मतलब कॉन्ट्रा। LF के कॉलम में क्या लिखेंगे, C मतलब कॉन्ट्रा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं हम। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकालकर दुकान में ले आए, ऑफिस मतलब दुकान। तो बैंक से कैश विड्रॉ किया और ऑफिस में, दुकान में रख लिया। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। बैंक से ला रहे हैं ना, बैंक से पैसे निकाल के ला रहे हैं, बैंक से रुपए निकाल के ला रहे हैं, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बोले सर कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है मतलब इधर आएगा, इधर ही आएगा ना। हाँ, और कैश बैलेंस बढ़ गया तो इधर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चल जनवरी 8, यहाँ कैश बैलेंस बढ़ रहा है तो नाम क्या लिखेंगे, बैंक। बहुत बढ़िया। यहाँ बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो नाम क्या लिखेंगे, बोले सर इधर नाम लिखेंगे हम कैश। फिर वही LF के कॉलम में क्या लिखेंगे हम, C लिखेंगे। LF के कॉलम में क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अब यहाँ अमाउंट कहाँ आ जाएगा, बोले सर कैश में आ जाएगा। यहाँ अमाउंट कहाँ आ जाएगा, बोले बैंक में आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे काउंटर एंट्री हमें करना पड़ेगी। ठीक। नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं हम। अगला रूल है हमारा 11 नंबर का। बैंक से रिलेटेड एक्सपेंसेस और बैंक से रिलेटेड इनकम को बैंक कॉलम में ही लिखा जाता है। बैंक से मिलने वाली इनकम और बैंक द्वारा लगाए जाने वाले चार्जेस, बैंक हमें कोई इनकम दे रही है या बैंक हमारे ऊपर कोई चार्जेस लगा रही है, तो उसका पैसा लेने या देने वो हमारी दुकान पर नहीं आती है। क्या आती है, नहीं आती ना। बैंक उसके चार्जेस लेने हमारी दुकान पे नहीं आती है, हमारे अकाउंट में से तुरंत काट लेती है, पैसा तुरंत काट लेती है। तो हमारा कैश बैलेंस क्या होगा, कम होगा। सॉरी, बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा ना। बैंक चार्जेस बैंक में से काट रही है तो बैंक बैलेंस कम होगा ना, इसलिए उन्हें कौन से कॉलम में लिखते हैं हम, बैंक के कॉलम में लिखते हैं। और इनकम होगी तो हमारा बैंक बैलेंस वहीं के वहीं बढ़ जाएगा। इनकम होगी तो हमारा बैंक बैलेंस वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो वो भी बैंक के कॉलम में आएगा, बट फिर वो इधर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, क्या दुकान पे देने आई होगी बैंक। बैंक से इंटरेस्ट मिला तो बैंक दुकान पे देने आती है, डायरेक्ट खाते में जमा कर देती है, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करेगी ना। और जब डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करेगी तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, बोले सर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इधर लिख देंगे हम। बैंक ने कोई चार्जेस लगाए तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इधर लिख देंगे हम। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, जैसे बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो टू इंटरेस्ट बैंक के कॉलम में लिखेंगे। बैंक हमारे पर उसको चार्जेस लगा रही है तो बैंक के कॉलम में लिखना है, कैश के कॉलम में नहीं लिखना है। ये गलती होती है कि हम तुरंत उसको कैश के कॉलम में लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बैंक से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को बैंक कॉलम में ही लिखना है। क्लियर। एंड नेक्स्ट 12 नंबर रूल क्या है भाई। 12 नंबर रूल देखते हैं।
कैश कॉलम की डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल को घटाने के बाद जो बचता है उसे बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कैश का हमेशा इधर ज़्यादा आएगा, कैश का इधर कम आएगा, कैश का डेबिट ज़्यादा आएगा, कैश का क्रेडिट कम आएगा, तो इधर कम पड़ेगा क्रेडिट में, और क्रेडिट में कम पड़ेगा तो उसे किस नाम से लिखना आपने, बैलेंस सीडी के नाम से। क्लियर? बट हम बात करें बैंक की, किसकी बात करें हम, बैंक की बात करें, किसकी बात करें हम, बैंक की बात करेंगे। तो बैंक में होता ये है कि बैंक का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड में कम पड़ सकता है। भाई बैंक का जो बैलेंस है वो इधर भी कम पड़ सकता है और इधर भी कम पड़ सकता है। बैंक का बैलेंस किस साइड भी कम पड़ सकता है। बैलेंस उसी साइड में बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। डेबिट साइड में कम पड़ने का मतलब बैंक में रुपया कम आया और ज़्यादा रुपया गया है, और बैंक से रुपया कम गया है, इसलिए बैंक बैलेंस कहेंगे। भाई यदि डेबिट ज़्यादा आता है और क्रेडिट कम आता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि बैंक में पैसा आया ज़्यादा है, बैंक में पैसा आया ज़्यादा है और बैंक से पैसा गया कम है, तो बचा हुआ हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, तो यदि डेबिट में कम पड़ रहा है इसका मतलब पैसा ज़्यादा चला गया बैंक से ज़्यादा गया, बैंक से ज़्यादा विड्रॉ हो गया, चला गया, और हमारे पास बैंक में पैसा आया कम है, तो यहाँ बैलेंस सीडी हो जाएगा। और यदि बैलेंस इस साइड में कम पड़ रहा है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब आया ज़्यादा है और गया कम है। आया पैसा ज़्यादा है और गया कम है, तो वो इधर बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्लियर? तो बैंक में इस साइड भी कम पड़ सकता है और इस साइड भी कम पड़ सकता है। जहाँ भी कम पड़े वहाँ किस नाम से लिखना आपको, बैलेंस सीडी के नाम से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगला रूल 14th। डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल आमने सामने लगा देंगे। अब जो टोटल है वो आमने सामने लगा देंगे। और 15 एंड लास्ट रूल हमारा ये है कि जो बैलेंस है वो अगले दिन क्रेडिट साइड का बैलेंस सीडी का अमाउंट डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, और डेबिट साइड का बैलेंस सीडी का अमाउंट क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो बैलेंस सीडी है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इधर बैलेंस सीडी होगा तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे सारे रूल्स यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं।